हालांकि सचिन और रजत उस खौफनाक रास्ते पर चलते जा रहे थे, अपने मन को समझाते हुए कि ना मैं ही भूतों को मानता हूं और ना तू भूतों को मानता है। बस ये लोगों ने अफवाह फैला कर रखी है। अब ये सब कुछ हो गया है, हम लंबे रास्ते से जाएंगे तो न जाने कितना समय लग जाएगा। यही शॉर्टकट रास्ता है और यही सही रास्ता है। लेकिन सिर्फ एक दृश्य सचिन की सोच बदल के रख देता है। अब दोनों में बहस होने लग पड़ती है। लेकिन ये कहाँ जा रहे थे, या यूं कहें कि कहाँ से आ रहे थे और किस रास्ते की बात हो रही थी, जानते हैं आज के किस्से में। इससे पहले किस्सा शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जब किस्सा समाप्त होगा। अब सचिन और रजत की बात करें कि ये कहाँ से आ रहे थे, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्हें वहां जाना क्यों पड़ा। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। और जो सचिन है, ये दो भाई हैं, एक सचिन और उनका बड़ा भाई संजय। संजय की पत्नी जिनका नाम नेहा है। अब ये बेसिकली जैसा मैंने कहा कि छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। और नेहा की जो माँ है वो अचानक से बीमार हो जाती हैं। अब जहाँ पर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर वो जिस भी गांव से रहती है उसके पास का शहर इनके गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर था। अब जब सुबह इनको खबर पहुंचती है नेहा को कि उनकी माँ काफ़ी बीमार है और हॉस्पिटलाइज हैं, तो ये फिर चलने की करते हैं। वहीं जो सचिन और संजय की माँ यानी कि नेहा की सास है, वो कहती है कि बेटा तू भी चला जा, इनके इसको ज़रूरत हो गई। तो ये चलने के लिए तो तैयार होता है उनके साथ बस में। लेकिन तभी उनका दोस्त आ जाता है रजत और कहता है कि उसे किसी काम से शहर जाना है और इत्तेफाक से ये वही शहर जा रहा था। तो ये कहता है भाई ये तो बढ़िया हो गया, उसके पास बाइक थी। तो ये प्लान बनता है कि जो संजय और नेहा है ये दोनों बस पर चले जाएंगे और सचिन और रजत ये दोनों बाइक पर जाएंगे। पता लेंगे, कुछ ज़रूरत होगी तो सचिन वहीं पर रुक जाएगा, वरना ये वापस आ जाएंगे। अब जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक रजत अपना काम देख लेता है, जो भी उसने काम करना होता है। और ये हॉस्पिटल में जो संजय की सासू माँ है उनकी सारी खैर खबर लेते हैं। तो पता चलता है कि ठीक है, जब लेकर आए थे तब कुछ हालत क्रिटिकल थी, लेकिन अब पहले से कुछ ठीक है और घबराने वाली कोई बहुत बात नहीं है। और हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इनको छुट्टी मिल जाए। ये सुनकर नेहा भी काफ़ी ठीक महसूस करती है कि चलो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब ये प्रोग्राम बनता है कि भाई चलो ऐसा करते हैं कि वापस चलते हैं, रुकने का कुछ है नहीं। और हॉस्पिटल में भी कितनी जगह होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना रश होता है। खैर जिस तरीके से ये आए थे इनका जाने का भी प्रोग्राम उस तरीके से बन जाता है। जैसे कि जो संजय और उसकी पत्नी नेहा ये बस पर ही वापसी करते हैं और सचिन इंतजार करने लग पड़ता है रजत का, क्योंकि उसको भी कुछ काम था और उसको देर लगने वाली थी। फ़ोन पर उससे बात हो जाती है। अब सचिन वेट करता है हॉस्पिटल की कैंटीन में, 1-2 बार चाय पीता है और जैसे ही कुछ 6:30-7 बजे के आसपास का समय होता है तो ये रजत हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अब इस जगह से, उत्तर प्रदेश के इस शहर से इनके गांव, जैसे मैंने कहा कि 50 किलोमीटर के आसपास था, 2 रास्ते पड़ते थे। एक तो सीधा हाईवे वाला रास्ता था जो तकरीबन घुमावदार था और वो मोटा मोटा 50 किलोमीटर था। एक और रास्ता था जो कुछ गांवों से होकर गुजरता था, समहाउ शॉर्टकट रास्ता था। लेकिन जैसा रात का समय होता है और रात के समय में कुछ ट्रैफिक कम हो जाती है और गांव के रास्ते से लोग जाना पसंद करते नहीं हैं। लेकिन वो रास्ता था बहुत शॉर्टकट, टूटा फूटा रास्ता भी था। रास्ते में बसेस का तो जाने का कोई तुक्के नहीं बनता, लेकिन अगर कोई जिसके पास अपना व्हीकल हो तो जो अपना सफ़र बचाने के लिए समहाउ वो रिस्क ले सकता है दिन के समय में, लेकिन रात के समय में नहीं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी, सारे रास्ते में नहीं, एक ऐसा वहाँ पर एक स्थान आता था, एक ऐसी जगह आती थी जहाँ पर माना जाता था कि रात के समय में अकेले गुजरना या फिर इस हालात में गुजरना कि आप आराम से जा रहे हों, पैदल जा रहे हों, ख़ास तौर पर पैदल तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब ये होता है कि ये अपनी बाइक से जा रहे थे और जैसा मैंने कहा कि अभी ये ज़माना जो था वो कुछ 2005-6 के आसपास था। बटनों वाले मोबाइल थे, नोकिया के जो होते थे, और बाइक वगैरह भी इनके पास पुरानी थी, जिसे हम अमूमन फटफटिया कहते हैं समथिंग। जब ये उस रास्ते पर चलते हैं, मेन हाईवे पर चलते हैं, इनका कोई ऐसा विचार नहीं था कि ये शॉर्टकट लेंगे। और रास्ते का काफ़ी अंतर था वैसे, 50 और 30, यानी कि 50 किलोमीटर लंबा रास्ता था, 30 किलोमीटर छोटा रास्ता था। कुछ आगे जाकर इनकी अब बाइक पंक्चर हो जाती है। ट्यूबलेस नहीं था, जो ट्यूब वाली थी वो थी टायर थी, और उसकी वजह से दिक्कत होनी तो लाजमी थी।
अब क्या किया जा सकता था? तो ये पहले तो भाई इधर-उधर देखते हैं कि आस-पास कोई शायद दुकान हो, कई बार हाईवे पर कोई ना कोई दुकान होती है, कुछ आगे तक लेके जाते हैं, तो इनको हर जगह निराशा ही हाथ लगती है। अब ये फँस चुके थे, भाई इनके पहुँच चुके थे, वो फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई कहाँ पे रह गए? तो ये कहते हैं कि हम ऐसे-ऐसे फँस चुके हैं, टायर पंक्चर हो गया और अब हमें कुछ यहाँ पर मिल भी नहीं रहा। तो इनके भाई कहते हैं कि चलो ऐसा करता हूँ, मैं किसी को कहता हूँ वो बाइक भिजवा देता है, तो फिर तुम टो कर लो, जो भी कर लो, जैसे कर लो। कहते हैं नहीं नहीं, आप इतनी खेचल मत करो, हम देख लेते हैं कोई ना कोई जुगाड़। खैर वो भाई कहते हैं चलो ठीक है। उनके ज़हनो गुमा भी नहीं था कि ये वो स्टेप ले लेंगे। अब सचिन और रजत के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अभी लगभग 19-20 वर्ष के आसपास इनकी उम्र थी और खुराफाती दिमाग, अपने थोड़ा सा अगेंस्ट द ओड्स, यानी कि सामाजिक चीज़ों के लेकर कुछ इनका विरोध हमेशा रहता था। कुछ पर्टिकुलर किसी ऐसी संस्था से भी जुड़े हुए थे कि जो जैसे पंजाब में तर्कशील संस्था है कि जो वहमों भरमों पर नकेल डालती है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी इनका ताल्लुक था। तो ये किसी भी तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को, भूत प्रेत को मानते नहीं थे। अब पता इन्हें भी था कि एक रास्ता है जो बहुत कम किलोमीटर का होगा। फिलहाल अभी इनके पास कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि जो इनका टायर है वो मरम्मत उसकी हो जाए और इनको अब खेचल करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके बाइक को लेकर जाना पड़ेगा। अब एक तरह मान के चलो कि अभी लेट से 30 किलोमीटर का रास्ता पड़ा हो, 30 किलोमीटर बाइक को लेकर जाना, दूसरी तरफ इन्हें नज़र आ रहा हो 15-16 किलोमीटर, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि जो 15-16 किलोमीटर का रास्ता छोड़कर 30 किलोमीटर का रास्ता पकड़ेगा। इन्होंने भी वही किया। इन्होंने उस 30 किलोमीटर रास्ते को छोड़कर 15 यानी कि गांव के अंदर वो अपनी बाइक को कर दिया। अब ये बाइक को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे और फिर रास्ता है वो स्थान जिसके बारे में कई बातें मशहूर थी। जैसे ही उस स्थान के पास ये पहुंचने लग पड़ते हैं तो ये थोड़ा सा मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, रजत और सचिन दोनों। सचिन कहता है अरे भाई आने लगी है वही नदी, सूखी नदी, जहाँ के बारे में ऐसे ही मानता है कि यहाँ पर एक ऐसी खौफनाक चुड़ैल रहती है जो बस कहा जाता है कि जिसकी तरफ देखना नहीं है, अगर उसका चेहरा नज़र किसी को आ गया तो फिर उसकी जान बचती नहीं। ये कहकर रजत और सचिन दोनों हंसने लग पड़ते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो ये बातें फिर कहता कौन है? अगर कोई बचता ही नहीं है तो सुबह तो उनकी लाश मिलती होगी। ये कौन कहता है कि वो चुड़ैल जो है ये सब कुछ करती है? अरे यहाँ पर कोई गैंग होगा, लोगों को लूट लेता होगा, मार कर छोड़ देता होगा और नाम लग जाता होगा चुड़ैल का। जब चुड़ैल का नाम लग गया तो काहे की इंक्वायरी होगी पुलिस की, काहे की तफ्तीश होगी, बस वहीं पर मामला दब जाता है। यही होता है। नहीं नहीं, वैसे सचिन कहता है कि वैसे है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने सुना है कि वो लालटेन लेकर घूमती है। अच्छा अच्छा, फिर वो बेचारी गुजरे ज़माने में जी रही है, आजकल तो एलईडीज़ आ गई। ये इस तरीके का मजाक कर रहे थे और अब बढ़ते जा रहे थे उस खास जगह पर जिसके बारे में जो ये बातें कर रहे थे वो मशहूर थी। अब सच थी या नहीं, ये तो अभी इन्हें आगे जाकर पता लगने वाला था। जब ये उस पुल के पार पहुंचते हैं ना, सचिन और रजत बातें करते जा रहे थे, कुछ कुछ मजाक भी उड़ाते जा रहे थे और अचानक से सचिन को दूरी पर एक पेड़ होगा, क्योंकि पेड़ उसने इसलिए प्रिटेंड किया था क्योंकि उसे एक ना लो नजर आती है, लाइक दिए जैसी या फिर लालटेन जैसी, जो कुछ ऊंचाई पर थी। अब ना सचिन उससे बातें करते जा रहा है रजत से और उसकी तरफ देखे जा रहा है और वो लो जो है वो एकदम नीचे उतरती है, जैसे कोई छलांग नीचे लगाता है, नीचे की तरफ उतरती है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है। तो सचिन कहता अरे ये क्या? तो रजत कहता क्या हुआ? कहता तूने नहीं देखा? कहता नहीं, क्या हुआ? कहता यार वो मेरे हिसाब से तो पेड़ ही होगा, अंधेरे में इतना नजर नहीं आ रहा था, किस्मत से अमावस थी। इसका भी मैं बताने जा रहा हूँ कारण। अब वो कहता है कि भाई मैंने देखा कि वो शायद पेड़ के ऊपर कोई लो जैसी चीज एकदम नीचे उतरी है, वो हमारे पास आ रही है। वो देख रहा है कि वो जो लो है ना धीमे 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 मध्यम होती जा रही है। अब देखता तो रजत भी है और अब इन दोनों के दिमाग में बात घूमने लग पड़ती है कि एक लालटेन वाली चुड़ैल। अब थोड़ा सा घबरा तो जाते हैं, जितना मर्जी कोई विश्वास ना करता हो, लेकिन हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग पड़ता है, कुछ चीज़ों को हैलुसिनेट करने लग पड़ता है हालात के हिसाब से।
अब ये अकेले उस रास्ते से जा रहे थे और सुखी नदी के बारे में कई किस्से मशहूर थे, जैसे मैंने कहा था। और यहाँ पर किसी ज़माने में एक टाइम पे शमशान घाट भी होता था, जो अब था नहीं। और ये शमशान घाट ओपन था, यानी कि बस ओपन नदी के आसपास लाशों को जलाया जाता था। और अब नदी सूख चुकी थी। समहाउ उसका रास्ता जैसे कई बार बदल जाता है, वैसे था। काफ़ी पुरानी नदी थी और उसकी वजह से अब ये यहाँ पर शमशान घाट भी नहीं था। तो ये ना थोड़ा सा सहम तो जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को समझाने की कोशिश, अच्छा फिर लगता है कि वो चुड़ैल ने ना हमारी बात सुन ली, ये क्या कर हंसने लग पड़ते हैं। लेकिन अब इनकी हंसी में थोड़ी सी घबराहट तो थी, क्योंकि अब वो पहले जैसा सीन रहा नहीं। वो देख रहे हैं कि जो वो लाइट है वो धीरे धीरे मध्यम होकर बंद हो गई है। अब ये सोचते हैं कि कोई भाई नशेड़ी नुशेड़ी होगा। तो ये सोच, एक सचिन कहता है कि यार नशेड़ी थोड़ा चढ़ा होगा पेड़ पर, उसने पेड़ पर चढ़ के क्या करना है। तो कहता है भाई हमें क्या पता क्या करना है। खैर अब ये उस चीज़ को ज़्यादा अपने दिमाग पर लेते नहीं है। बाइक पहले से ही पंक्चर थी और उसको घसीटना ही अपने आप में बड़ी एक महारत होती है। और कभी कभी एक दूसरे के, मतलब कभी सचिन कभी रजत, दोनों उसको घसीट रहे थे और इस वजह से चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। अब क्या होता है कि जब ये उस पुल को पार कर लेते हैं ना, अब दो जानों के चलने की आवाज़ तो नॉर्मल आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अब इनको एक और आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये आवाज़ साफ तौर पर सुनी जा सकती थी, साफ तौर पर समझी जा सकती थी, क्योंकि साथ के साथ पायलों की झनकार भी साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। और एक आवाज़ आती है, बड़ी ही खरड़ी आवाज़, बड़ी ही भारी आवाज़ आती है, मेरा घर चोरी करने तो नहीं आए। जैसे ही ये आवाज़ इन दोनों के कानों में पड़ती है, मानो जैसे सारे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। एकदम से इनके सारे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये कौन है। अब यहाँ पर आकर इनका समहाउ दिमाग काम कर जाता है। जैसा मैंने कहा था, अमावस की रात, उसका कुछ फ़ायदा इनको हो गया। वो क्या हुआ, जैसे ही मैंने कहा कि ये आवाज़ सुनते हैं, दो चीज़ें होती हैं। पहले ये एकदम अलर्ट हो जाते हैं और धीरे से देखते हैं नीचे से कि कोई शायद औरत है, नंगे पाँव, कपड़े उसके बड़े अजीब से गंदे से, जैसे कपड़े बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं वैसे। और इससे पहले कि इनका ध्यान उसकी शक्ल तक जाता, कुछ दूरी पर थी, थोड़ा सा चेहरा नज़र नहीं आता, एकदम से नीचे कर लेते हैं, क्योंकि अब इनको याद आ जाता है कि चेहरा नहीं देखना। उस पुल के दूसरी तरफ तक ये दोनों मानते थे पूरी तरीके से कि कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं होते। जैसे मैंने कहा, किसी संस्था से भी ताल्लुक़ रखते थे इस तरीके की, जो सामाजिक वहमों भरमों को ख़त्म करती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो अब इस पुल के इस पार ये महसूस कर रहे थे, सिर्फ इतना सा फासला था, उस उतने से फासले में इनका जो थॉट प्रोसेस थी, इनका विश्वास करना था, बिल्कुल बदल चुका था। अब ये बिल्कुल सहम चुके थे। एक दूसरे की शक्ल देख के कहते हैं, ओ उसकी शक्ल नहीं देखनी, देखी तो मरेंगे। डर सब कुछ मनवा देता है। अब ये कह रहे थे सब वहम भरम होता है, और अब ये उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे जिसके बारे में इन्होंने सुना था, जिसके बारे में ये कहते थे कि ये सब अफवाहें हैं। ये अब धीरे धीरे चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये चल नहीं पा रहे थे, ये इनसे चला नहीं जा रहा था, बस ये एहतियातन तौर पर चल रहे थे कि अगर हम भागते हैं, ये पीछे पड़ गई तो हम कितना भाग लेंगे। बेहतर यही है, जब तक ये धीरे धीरे ये भी चल रही है, हम भी धीरे धीरे चलते हैं। होता क्या है कि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और वो एक ही बात कहती जा रही थी। पहले उसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक थी, पर बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही खूंखार होती जा रही थी। और वो एक ही बात कहती जा रही थी कि मेरा घर तो नहीं छीनोगे, मेरा घर छीनने आए हो, जिंदा नहीं छोड़ोगे, एक एक करके दोनों को मार दूंगी। अब ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अब सब कुछ इनको याद आ रहा था, परमात्मा का नाम एक बार बचा लो बस, जो इंसान डर के मारे करता है। वो रास्ता कटना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि शायद हर एक एनर्जी का, हर एक एंटिटी का एक अपना एक लिमिट होती है, एक अपना दायरा होता है। जैसे वो दायरा पार होता है तो उसकी शक्तियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं या ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो यही शायद उसके साथ भी हुआ। अब जैसे ही वो दायरा ख़त्म होना शुरू होता है तो वो पीछे छूटती जाती है, उसकी आवाज़
कम होती जाती है, कम होते 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 आवाज़ जब बंद होनी शुरू हो जाती है, सचिन रजत को कहता है कि भाई बिल्कुल भी नहीं मुड़ना, बिल्कुल भी पीछे मुड़ के मत देखना। और अब ये उस रास्ते से काफ़ी आगे निकल चुके थे, आवाज़ आनी कब से बंद हो चुकी थी और अब घर भी पास आने वाला था। 3-4 किलोमीटर कुछ रह गया था। घर आकर इनकी हालत बुरी, दोनों की। दोनों को तेज बुखार, दोनों के मुंह से जुबान निकलते नहीं बन रही थी, हड़बड़ा के बोल रहे थे, कपकपाती हुई आवाज में बोलते जा रहे थे। और इनके भाई बोल रहे थे कि क्या हुआ, क्या देख लिया। अब कुछ जब ठीक होते हैं तो फिर ये बताना शुरू करते हैं कि हम वो दरअसल सूखी नदी के रास्ते से आए थे और हमें, अब इससे क्या पहले कुछ ये दोनों बोलते, इनके भाई चिल्ला उठते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि वो किस बात के लिए मशहूर है और तुम वहां से चले आए। मानता हूं तुम इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन अब तो मान लिया ना, अगर कुछ गलत हो जाता तो। अब सचिन धीरे धीरे कहता है कि भैया मान लिया ना, और वो भी मान लिया। जो कहा जाता है कि उसकी शक्ल नहीं देखनी, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, या यूं कहूं कि किस्मत थी, हम बस की राह से दूर से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वरना हम गए थे। अब जब कुछ देर तक वो रिलैक्स होते हैं, फिर जब थोड़ा सा ठीक महसूस करते हैं तो फिर उनको पंडित जी के पास लेकर जाया जाता है ताकि थोड़ा सा हीलिंग की जाए। फिर एक गंगा जल से, मौली वगैरह से दोनों की हीलिंग की जाती है। और पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, जो था मामला सब टल चुका है, अब ये रेस्ट करें थोड़ी सी और परमात्मा का नाम लें बस, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। खैर अब ये उस दिन दोनों, रजत और सचिन, यानी कि रजत भी सचिन के घर पे रेस्ट करता है, घर पे फ़ोन करके बता देता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं लेट आऊँगा। लेकिन मेन बात ये थी कि ये तो बचकर आ गए, इनके साथ जो होते होते रहा, खुशकिस्मती थी इनकी कि वो हुआ नहीं। लेकिन फिर वही बात, दिक्कत वाली बात ये थी कि आखिर मामला क्या है? मामला क्या है उस चुड़ैल का? वो क्यों कहती है कि मेरा घर तो नहीं लेने आए, अगर ऐसा है तो मार दूंगी, छीनने की कोशिश की तो मार दूंगी। अब इनके भाई को किस्सा सारा पता था, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि सचिन कभी इन बातों पर विश्वास करता नहीं है, तो संजय ने कभी इस चीज़ की कोशिश भी नहीं की उसको बताने की। और उस रास्ते से कभी इनका आना जाना, यानी कि खासतौर पे सचिन का, हुआ ही नहीं। संजय का ससुराल उस रास्ते के आगे बढ़ता था, वो तो चलो जाता था, बस के द्वारा ही जाता था, लेकिन सचिन का कुछ ऐसा नहीं हुआ था। जब भी सचिन ससुराल उनके गया भी तो नेचुरली बात, अकेला क्यों जाएगा, इनके साथ ही गया होगा, तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। लेकिन ये पहली और लगभग लगभग शायद आखिरी दफा होने वाला था। अब फिर पूछना शुरू करते हैं सचिन और रजत की, आखिर ये सारा माजरा है क्या, और क्या कुछ शमशान घाट से इसका लेना देना है या फिर कुछ और बात है। तो फिर बताया जाता है कि नहीं, बात कुछ हो रहा है। अब जो बात मैंने सुनी है उसके हिसाब से आज से कुछ 50 बरस पहले यहाँ पर जो ये नदी है ना, नदी के पास एक शमशान घाट था और ये ओपन था जैसे मैंने कहा है, और उससे कुछ ही दूरी पर एक घर था। ये घर मतलब था झोंपड़ी नुमा घर, लेकिन जमीन आसपास की काफी मतलब कवर उसने की हुई थी। और यहाँ पर रहते थे एक पति पत्नी। अब पति जो था वो बेसिकली थोड़ा सा था, मतलब दबंग टाइप का पति था। और वो, उसकी जो जमीन पर नज़र एक वहाँ के जमींदार पर की थी, और उसने पहले शुरू में उसको लालच दिया कि भाई इतने में तेरी जमीन खरीद लेते हैं तो जमीन बेच दे। लेकिन दबंगई में वो भी हाथ नहीं लगाने देता था कि भाई मैं क्यों बेचूं, मैं क्या करूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। और जब तक वो जिंदा रहा तब तक ये सिलसिला चलता रहा कि उसकी ज़मीन पर किसी की हिम्मत नहीं हुई आंख रखने की। लेकिन फिर एक बार वो चल बसता है। अब इनकी संतान कोई नहीं थी और रायता के पीछे रह जाती है इनकी पत्नी। अब जब ये मर जाता है तो फिर इन्होंने, जो भी था चौधरी या जो भी जमींदार था, उसने सोचा होगा कि भाई अब तो ज़मीन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और उसने वो अपने गुंडों वगैरह के समेत पहले प्यार से समझाने आया कि भाई जो तेरा पति तो मर गया, अब तू क्या करेगी, तो ऐसा कर, अच्छे खासे पैसे ले ले, जितने हम तेरे पति को ऑफर कर रहे थे उससे कुछ तुझे ज़्यादा ऑफर कर देते हैं, और तू अपने गांव में जाकर आराम से रही है, क्या तू नदी के पास शमशान घाट के पास रह रही है, डरती नहीं क्या। अब वो दबंग की पत्नी थी और उससे भी ज़्यादा दबंग थी। वो साफ लफ्ज़ों में दो टूक कह देती है कि सोचना भी मत, जो मेरे पति ने कहा था मैं उससे ज़्यादा बदतर हूँ। मैं, तुम तो उस उनके साथ ज़मीन की बात कर लेते थे, लेकिन आज ज़मीन की बात कर ली है, इसके बाद करना भी मत।
जब वो जो जमींदार है इनकी पत्नी के, उसके जब दबंग की पत्नी के हाव भाव देखते हैं तो वो समझ लेते हैं कि भाई बात तो नहीं बनेगी, दाल यहाँ पर भी निकलेगी। धीरे धीरे उसको अब परेशान करना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती। वो बहुत तेज थी, वो बहुत निडर थी कहा जा सकता है, तेज नहीं निडर थी कहा जा सकता है, और वो इनका निडरता के साथ सामना करती है। अब क्या होता है कि जो बताया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसके बारे में देखा भी था और रोकने की कोशिश कर नहीं सकते थे, क्योंकि भाई जमींदारों से कौन पंगा ले। अब एक बार क्या होता है कि इनके जो घर पर इसके कुछ गुंडे धावा बोल देते हैं। वो घर को मतलब शुरू कर देते हैं, मतलब दरवाजे पीटना, खिड़कियां पीटना शुरू कर देते हैं। और नेचुरली बात है, अब गुंडे थे और वो देखने में भी खूबसूरत थी, अच्छी थी। अब उसको ये तो लग गया होगा पता कि अगर मैं इनके हत्थे चढ़ गई तो पहले तो ये मेरे साथ गलत करेंगे और उसके बाद फिर मुझे मार ही देंगे। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो लालटेन पकड़ती है और आग लगा लेती है। देखते देखते घर लपटों में तब्दील हो जाता है आग की, और साथ के साथ वो भी जल के मर जाती है। अब इनमें से कुछ कहते हैं कि गांव वाले लोगों ने भी आसपास कुछ जो होंगे देखा रात के समय में, या फिर जो गुंडे थे उनमें से किसी ने बता दिया होगा कि हाँ भाई ऐसी बात हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे घर तो खंडर बन गया, और अब जमींदार ने उस पर कर लिया कब्जा। जैसे तैसे करके कब्जा कर लिया, और वो सारे का सर जो घर था उसको जमींदोज करके बिल्कुल फ्लैट कर दिया। लेकिन कहते हैं कि वो घर का दबंग तो मर गया, उसकी पत्नी जो उससे भी बड़ी दबंग थी वो भी मर गई, लेकिन उसकी आत्मा ने ये बीड़ा उठाया कि ये घर मैं ऐसे किसी को नहीं दूंगी। घर तो जमींदोज हो चुका था, लेकिन अब जमींदोज होने वाला था जमींदार। क्योंकि जैसे ही उसने जमीन पर कब्जा किया, वारदातें बढ़नी शुरू हो गई। अब शुरू शुरू में कब्जा बनाए रखने के लिए उसने अपने कुछ गुंडे जो हैं वहां पर रात के समय में बिठाने शुरू कर दिए कि भाई रात के समय में तुम यहाँ पर रुको कुछ देर। जो गांव वाले हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ पर रात को डेरा लगता है, डेरे पर लोग बैठे होते हैं और कोई भी बाद में हिम्मत नहीं करेगा, और धीरे धीरे कुछ वर्षों में हमारी जमीन हो जाएगी। लेकिन वो जो प्रेतनी थी, अब वो किसी को ऐसे तो जमीन नहीं देने वाली थी। उसने जीते जी जमीन तो किसी को नहीं दी, और मरने के बाद जो वो प्रेतनी बन गई, क्योंकि जो उसकी मौत है वो काफी ज्यादा बुरे हालातों में हुई। अब होता क्या है कि रात के समय में ये अपना वही वहां पर शराब वगैरह पी रहे होते हैं, नॉन वेज खा रहे होते हैं, और ये गुंडे वो नहीं थे जिन्होंने वो कांड किया था। उसके बाद वो कहते हैं कि भाग भूग गए, शायद कुछ उनको अच्छा नहीं होता था या कुछ सपने आते थे। ये नई भर्ती थी, इनको पहलवान टाइप थे, कोई इतना मतलब नहीं था। इनको ये भी नहीं पता था, उन्होंने उस औरत को भी नहीं देखा था, और उन्होंने वो भी मतलब कुछ ऐसा कभी कभी भी मतलब देखा नहीं था। अब ये दारू वगैरह पी रहे थे तो अचानक से पीछे से आवाज आती है कि इस पर कब्जा करने की मत सोचना, नहीं तो जान से मार दूंगी। जैसे ही घूम के देखते हैं, इनको एक बड़ी बड़ा की सुंदर स्त्री दिखाई देती है। ये देख के कहते हैं, अच्छा आप अब यहाँ की नई मालकिन हैं। अरे सुना है जो पुरानी मालकिन है उसके साथ बेहद बुरा हुआ, जल के मरी थी। एक काम करो, यहाँ पर हमारे साथ बैठो और थोड़ा सा आनंद लो दारू का, और साथ के साथ नॉन वेज का भी। अब वो जो लड़की है या स्त्री थी वो आराम से वहां पर आकर बैठ जाती है, और ये देखकर एक दूसरे को हंसने लग पड़ते हैं कि भाई ये तो बड़ी आसानी से मान गई। और एक सुंदर स्त्री को देखकर इनका मन भी हो जाता है कि ठीक है भाई अब इससे बात करते हैं। और अब वो बात करना शुरू करते हैं कि तू आई कहाँ से और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। चल अच्छी बात है, यहाँ पर तो आई गई, अब हमारी मर्जी से जाएगी, अब हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। वो बस जैसे बुत की भांति बैठी हुई थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी, और बस एक बार वो डराती है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हाल बुरा होगा। अब जब ये बात सुनते हैं तो ये सारे हंसने लग पड़ते हैं, शैतानी हंसी कि ये लड़की हमारा क्या कर देगी। लेकिन अचानक से एक बंदा उठकर भागना शुरू कर देता है, क्योंकि सबसे पहले उसकी नज़र उस पर जब पड़ती है तो वो देखता है कि उसका मांस पिघल रहा है, हड्डियां बाहर निकल रही है, और वो कहता है मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैं तो जा रहा हूँ। और ये वही इंसान था जिसने इसके बारे में बताया था कि ये सब कुछ हुआ।
अब वो भागी जा रहा था और उसको अपने पीछे आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की, ऊँची-ऊँची, उन बाकी सभी की, जो वहाँ पर बैठे हुए थे। मदद के लिए चिल्ला रहे थे और खूंखार आवाज़ें आ रही थी उस स्त्री की, जैसे मानो वो जानवर बनकर उनका टूट पड़ी है। वो भागता-भागता जमींदार के घर पहुँचता है और उनको सारी बात बताता है, और जब काफ़ी ज़्यादा लोग, उसके काफ़ी गुर्गे जो जब जाते हैं तो वहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी कटी-फटी, बहुत बुरी हालत में। जब ये नज़ारा देखते हैं तो काफ़ी लोग समझ आते हैं कि वो औरत तो मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी प्रेतनी अब यहाँ की मालकिन है और यहाँ का कोई मालिक होगा नहीं। लेकिन जमींदार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसको था कि भाई कब्ज़ा तो मैं करके रहूँगा। अब इस कब्ज़े को लेकर मैंने एक हत्या की है लगभग-लगभग, तो ऐसे तो नहीं जाने दूँगा। लेकिन अब जब ये सारा कांड हुआ, उसके बाद फिर वहाँ पर कोई टिक नहीं रहा था। अब ज़मीन वैसे भी श्रापित हो चुकी थी, जो गाँव के लोगों की इक्का-दुक्का की अगर नज़र होगी भी, तो वो वैसे भी डर के मारे वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन ये बात उस ज़मींदार को और ज़्यादा खलती थी कि भई अगर ये ज़मीन को किसी तरफ कोई देखेगा नहीं, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, तो फिर मेरा इस पर कब्ज़ा करने का फ़ायदा क्या होगा? इसकी तो कीमत कुछ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब वो इस चीज़ को तोड़ना चाहता था। इसलिए फिर वो फैसला करता है कि रात को मैं रुकूँगा। मैं देखूँगा कि कौन है वो प्रेतनी, कौन से लोग अफ़वाह फैलाते हैं। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले दिन सुबह उसकी लाश भी वैसे ही मिलती है, कटी-फटी हालत में, जैसे उसके गुर्गों की थी। जब ये सब कुछ होता है, अब दहशत फैल चुकी थी और उसका परिवार, वो तो गाँव छोड़कर जाना ही सही समझता है। कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, ना जाने कहाँ। उसके बाद उनके परिवार की कोई अपडेट नहीं। लेकिन बाकी किस्से शुरू हो जाते हैं कि ये माना जाने लगा कि उसकी शक्ल, जब भी उसकी ज़मीन के आस-पास कोई जाता, पैदल, ख़ास तौर पे पैदल का मतलब ये है कि भई उसको लगता था कि जैसे ये बंदा मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए आया है, तो वो उसके साथ हो देती थी, उसके साथ चलना शुरू कर देती थी और यही बात दोहराती थी कि मेरे घर पर कब्ज़ा तो नहीं करना चाहते, अगर किया तो जान से मार दूँगी। और ये कहा जाता है कि अगर गलती से भी कोई उसकी शक्ल देख लेता है, तो उसकी मौत पक्की है, वो मर जाता है। अब ये कहते हैं कि कुछ ऐसा भी कभी हुआ है सुनने को कि कोई ज़िंदा बचा हो? तो कहते हैं कि हाँ, एक बार पता लगा था कि एक व्यापारी था, मतलब आज की बात नहीं है, व्यापारी मतलब जो पहले कई होते थे ना, जो साइकिल पर चादरें वगैरह बेचते थे, इस चीज़ों की करते थे, वो कहते हैं बचा था। लेकिन वो बहुत देर तक पागल रहा, जब उसको धीरे-धीरे उसका ठीक होना शुरू हुआ, फिर उसने सारा वाक़या बताया था। तो कहते हैं क्या हुआ? तो कहते हैं कि जब वो ठीक हुआ, मतलब ठीक हुआ, तो उसने ये बताया कि ऐसे-ऐसे मैं इस गाँव के तरफ जा रहा था साइकिल पर, और रात को मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और मैं सोचता हूँ कि भई यहाँ पर थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूँ। और ये जो जगह थी ना, थोड़ी-सी ऊँचाई पर थी, और उसकी वजह से थोड़ा-सा होता है कि ठीक है, थोड़ी-सी ऊँचाई पर होता है कि जैसे नदी में से कोई जानवर वगैरह सीधा ही आ ना जाए, पता थोड़ा होता है, मगरमच्छ वगैरह, तब ये नदी भी पानी था वहाँ पे। तो ये ना बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बैठे हुए थे, अचानक से पीछे से इनको आवाज़ आई कि तुम कहीं मेरा घर तो नहीं छीनने आए? अगर ऐसा है तो जान से मार दूँगी। अब ये जब पीछे देखते हैं ना, तो पीछे एक बड़ी सुंदर औरत थी और इनकी तरफ देख रही थी। तो ये बड़े अच्छे से डील करते हैं, बड़े अच्छे से डील करते हैं। और ये कहते हैं कि अरे नहीं बहन, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा बस थका हुआ था, और आपका घर भी तो नज़र नहीं आ रहा, मैं तो बस व्यापारी हूँ। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब जैसे बहन कहा या फिर मंशा उनकी साफ नज़र आ रही थी कि भई वो तो बेचारा एक छोटा-सा व्यापारी है, वो क्या ही कर लेगा। तो कहते हैं कि वो जो शक्ल तो उसने अब देख ली, लेकिन जो वो औरत थी, वो देखते ही देखते उनकी तरफ मुस्कुराती है और पता नहीं ऐसे-ऐसे करके हाथ आगे जोड़ती है और गायब हो जाती है। अब किया तो कुछ नहीं उसने, लेकिन जब वो गायब हुई तो ये चीज़ वो सहन नहीं कर पाए। अगले दिन गाँव के लोगों ने देखा कि एक आदमी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ, जब उसको उठाया गया तो वो अपनी होशो-हवास में नहीं था, वो बस पागलों की तरह कि मैं कहाँ हूँ, क्या वो कहाँ गई, वो कहाँ गई? वो बस यही कहता था, गायब कैसे हो गई, गायब कैसे हो गई? वो काफ़ी महीनों बाद जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक हुई, तो फिर उसने ये सारी बात बताई कि मेरे साथ ये हुआ था। फिर यही माना जाने लगा कि भई
जो कुछ खराब नीयत से उस जगह के आसपास गुजरेगा तो उसकी तो मौत पक्की है। लेकिन अब बात यह है कि अब उसको कौन समझाएगा आत्मा को कि उसकी नीयत खराब नहीं है, वो तो वो डिसाइड करेगी ना। इसलिए फिर वो जो रास्ता है तकरीबन तकरीबन सुनसान हो गया। और इनकी भी किस्मत थी, क्योंकि जैसे ये बात कर रहे थे कि भाई हम तो बड़े तर्कशील हैं, हम तो ऐसे हैं, अगर ये उससे उलझने लग पड़ते और गलती से भी कह देते हाँ हम कब्जा करने हैं, तो इनकी भी कटी फटी लाश वहां पे पड़ी होनी थी। इसलिए जो हर जगह पे अड़ना लड़ना नहीं चाहिए, कुछ जगह का लिहाज कर लेना चाहिए। ऑल दो इन्हें मौका नहीं मिला और ये बहुत जल्दी समझ गए, वरना काट छांट हो जाती। उम्मीद है कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ ही हाइप करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको किस्सा। और जो दूसरा किस्सा है वो भी अपने आप में बड़ा एक अजीब किस्सा है, और इसमें मुझे ना एक बात बड़ी अजीब लगी जिसकी जो शायद मैंने पहली बार सुनी है। तो डिस्कस करेंगे कि यार ऐसा होता है, जो हमारे भाई लोग पहाड़ों में रहते हैं उनसे भी ये क्वेश्चन होगा। तो इससे पहले हम दूसरा किस्सा शुरू करें तो पहले अपना जो पूरा करते हैं आज का जो एजेंडा है, यानी कि कमेंट ऑफ द डे। तो लेट्स सी आज का कमेंट ऑफ द डे क्या है। आज का कमेंट ऑफ द डे है @प्रीत कौर 2270। यानी कि ये इनके बारे में बता दूं कि ये शायद हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट व्यूअर्स में से एक हैं। और जब मेरा पहला पॉडकास्ट आया था तो इनका तब भी कमेंट आया था, पहला पॉडकास्ट मतलब मैं जब एज ए गेस्ट गया था, जब चैनल भी नहीं शुरू हुआ था तब से, यानी कि चैनल शुरू होने से पहले की व्यूअर हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है प्रीत कौर जी यूके में रहती हैं। अब ये कह रही हैं कि भाई वेरी गुड पॉडकास्ट, आपका एक स्टैंडर्ड है, आप सही कह रहे हो। आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा होता है, आप जब स्टोरी सुनाते हो तो लगता है पिक्चर आइज के आगे आ रही हैं। आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो करेगा डे बाय डे, आपके व्यूअर्स जेन्युइन हैं और पक्के फैन हैं। दैट्स वाई ये कमेंट ऑफ द डे इसलिए है कि कुछ बातें हैं, जैसे एक अपने अली भाई थे, उन्होंने कहा था, शायद मैं ये नहीं कह रहा कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहा था, कि कईयों को होता ना कि यार चैनल आपको कोई अच्छा लगता है और वो उस हिसाब से आपके हिसाब से आपको लगता है ग्रो कम कर रहा है, तो फिर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो शायद अली भाई की ऐसी होगी, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा चीप पब्लिसिटी करो। लेकिन मैंने कहा था कि ये नहीं कर सकता, चैनल ग्रो हो ना हो। तो प्रीत कौर जी इसी को कह रहे हैं कि आपका एक स्टैंडर्ड है, तो हाँ ठीक है। अब जैसे स्टैंडर्ड अब कईयों को अच्छा नहीं लगता, वो छोड़ देते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो ही जुड़े हैं साथ में, जो ये 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्रीत कौर जी यही कहना चाह रही हैं कि भाई एक जो स्टैंडर्ड सेट हो चुका है उस स्टैंडर्ड में मैं अपने हिसाब से बढ़ रहा हूँ, और जो भी ये व्यूअर्स हैं मेरे, नेचुरली बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि ये मेरे सारे जेन्युइन हैं। और एक एक होता है ना कि अटैचमेंट होती है, वो है उनके साथ। और डे बाय डे चैनल प्रीत कौर जी ग्रो हो ही रहा है, उसमें मुझे थोड़ी सी जब तक मैं कंसर्न शो नहीं करूंगा अपने आप से और कंफर्ट जोन में बैठ जाऊंगा कि ठीक चल रहा है, फिर तो ग्रो होने बंद हो जाएगा। तो ये इसलिए होता है कि भाई रोज के रोज अपने चैनल को ऑडिट करना कि अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। दैट्स वाई। और जैसे आप कह रही हो कि इमेजिनेशन होती है, पिक्चर आगे आती है, इसलिए मैं धीमे बात करता हूँ, तेज तेज कर लूंगा तो इससे पहले आप एक सीन के बारे में सोचने लग पड़ेंगे, तब तक दूसरा सीन शुरू हो जाएगा बोलने का, तो आप उस तरीके से इमेजिन नहीं कर पाएंगे। जो मेरे व्यूज़ हैं वो ज़्यादा रात को सुनते हैं, इसलिए मैं धीमे बोलता हूँ। रात को कभी तेज लोग बोलेंगे तो सोने के लिए नहीं भाई, वो तो फिर कहते हैं ना कि भाई किसी ने गाड़ी चलानी है, ये करना है, वो समझ सकते हैं कि भाई होश पोश सॉन्ग लगा लेने, उस तरीके के नहीं। सो धन्यवाद प्रीत कौर जी अब तक जुड़े रहने के लिए। जैसा मैंने कहा कि मेरा पहला पॉडकास्ट जो आया था वो ऑलमोस्ट शायद 27 मार्च 2024 को आया था, और तब से लेकर आज तक आप जब मैंने चैनल भी ओपन किया, और ऑलमोस्ट आपका हर एक वीडियो पे कमेंट आता है, इतनी कंसिस्टेंसी आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे भी ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं सच में। सो ये था आज का कमेंट ऑफ द डे। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे किस्से की ओर। और जैसा मैंने कहा कि ये किस्सा एक क्वेश्चन भी है, साथ के साथ उन भाई अपने पहाड़ी जो राज्य में रहते हैं अपने व्यूअर्स उनको भी। तो क्या है किस्सा, शुरू करते हैं उस किस्से को। राहुल का संबंध हिमाचल के बिलासपुर से है। अब राहुल और उसका एक दोस्त जो भी उसके घर के साथ ही रहता है, और ये इन्होंने शादी पर जाना था चंडीगढ़। अब राहुल तो बिल्कुल सूफी बंदा है, वो कुछ
ड्रिंक वगैरह नहीं करता, लेकिन दूसरी ओर उसका जो दोस्त है विजय, वो कोई कसर नहीं छोड़ता। यूं कहें कि वो राजू के भी हिस्से की खुद ही पी लेता है बिना उससे इजाज़त लिए, अनऑफिशियली। अब जब ये शादी पर जाते हैं तो बेसिकली रात के समय में फ्री होना था, और राजू वैसे एक अच्छा ड्राइवर है, पहाड़ी नेचुरली पहाड़ों में रहता है और गाड़ी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी उसको पहाड़ों में चलानी ना आती हो। तो ये रात को कुछ लेट हो जाते हैं, और विजय का हाल ये था कि बस उसको तो उठाकर ही गाड़ी में रखना पड़ा, इतनी बुरी हालत में था, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठा वो तो सो गया। अब राहुल कहते हैं कि भाई मैं तो पहाड़ों में रहने वाला हूँ शुरू से, मुझे सब कुछ पता है कि पहाड़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उस दिन वो बड़ा अजीब हुआ। इस किस्से के 2 कड़ियाँ हैं। एक कड़ी जो है वो तो कई लोगों के साथ हो सकती है, कुछ उसमें अनयूजुअल नहीं है। अनयूजुअल वैसे तो है, लेकिन पैरानॉर्मल में अनयूजुअल नहीं है। लेकिन दूसरी जो कड़ी है, या यूँ कहें कि जो पहले होती है, उसमें थोड़ा-सा, जैसे मैंने कहा कि राहुल भी नहीं समझ पाए, और मुझे भी आप बताइएगा अगर आप पहाड़ों में से देख रहे हैं तो कैसा ऐसा कुछ होता है कि नहीं? गाड़ी अब प्लेन से पहाड़ों की तरफ जाती जा रही थी। जैसे-जैसे पहाड़ या हाइट बढ़ती जा रही थी, वैसे-वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी, और राहुल एक चीज़ नोट करनी शुरू करता है कि उसकी गाड़ी के आगे बड़ी धुंध हो गई है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि गाड़ी काफ़ी कोहरा छाया है। अब ये तो बड़ी यूजुअल बात है, लेकिन अचानक से जब उसका ध्यान अपनी बैक मिरर पर पड़ता है, या साइड मिरर पर भी पड़ता है, वो देखता है कि पीछे तो बिल्कुल भी धुंध नहीं है, ज़रा से धुंध नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यूँ कहें कि उसके बोनेट तक धुंध उसको नज़र आ रही है, और ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी उसको चीरते हुए आगे जा रही है, वो उसके गाड़ी के साथ-साथ ही जाती जा रही है। ये बात राहुल को बड़ी अजीब लगती है, और राहुल सच में घबरा रहा था इस बात को लेकर कि भाई ये तो मैंने पहले सीन लिया, भूतों प्रेतों का तो सबका पता है, और जैसा कि पहाड़ी लोगों का विश्वास होता है कि भाई हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं, इसलिए राहुल को उस चीज़ का कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन जो राहुल को ये चीज़ विचलित कर रही थी वो मेन चीज़ थी कि ये धुंध, अब वो बार-बार बैक मिरर में, साइड मिरर में देखी जा रहा था कि भाई पीछे धुंध नहीं है, आगे आगे भी गाड़ी तक धुंध है। अब ना राहुल क्या करता है, गाड़ी को अपनी साइड पर खड़ी कर लेता है। अब जब साइड पर खड़ी करके बाहर निकलता है तो वो धुंध एकदम से छंट जाती है। राहुल को लगता है कि यार ये क्या फिनोमिना है, मतलब समझ नहीं पा रहा था, डर भी लग रहा था, और उसका जो दोस्त था वो तो उसको कुछ दीन दुनिया की खबर नहीं थी, वो तो सो रहा था। सो राहुल करता है, सोचता है कि चलो मैं, हो सकता है कि मैं गाड़ी फिर से चलाता हूँ। अब जब राहुल गाड़ी चलाता है तो कुछ ही सेकंड बाद वो धुंध फिर से आ जाती है उसकी गाड़ी की, और जैसे मानो उसके साथ ही ट्रैवल कर रही थी। ये राहुल को बहुत चीज़ विचलित कर रही थी। अब साथ का बंदा जाग रहा हो तो बंदा कोई डिस्कस कर लेता, अब डिस्कस जिंदा लाश से क्या करेगा। अचानक से वो जब धुंध में ना, बड़े अब धुंध जब उसकी वो गहरी थी और बड़ा रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन अब राहुल बिल्कुल अपने विजन को तेज करके चल रहा था। अचानक से उसको एक आदमी लंगड़ाता हुआ सड़क पार करता दिखाई देता है, और बड़ी ही मुश्किल से वो गाड़ी से बचता है। अब जब राहुल की गाड़ी थोड़ी आगे जाती है और राहुल को गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई ये क्या, वहां पर शराबी है, और गाली निकालता है। गाली निकाल के वो जैसे ही पीछे देखता है ना, वो आदमी अभी भी वैसे ही लंगड़ा के चल रहा था, और ध्यान से देखता है ना, उसकी हालत खराब थी। मतलब वो एक तो चल भी बड़ी मुश्किल से पा रहा था, और ऐसा लग रहा था जितनी भी रोशनी आ रही थी कि उसका खून बह रहा है। तो राहुल को थोड़ा सा तरस आ जाता है कि यार भाई बंदा कहीं घायल वगैरह ना हो, और मैंने बेचारा गलती से सड़क पार कर रहा, गाड़ी अचानक से आ गई है, तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और वो क्या करता है, जल्दी से गाड़ी से उतरता है। अब जैसे ही गाड़ी से वो उतरता है ना, वो देखता है कि भाई धुंध फिर छट गई। ये सोचता है कि ये क्या कनेक्शन है। खैर उसका अब ध्यान उस पर इतना नहीं था, वो जल्दी से उस आदमी की तरफ जाना शुरू कर देता है। गाड़ी थोड़ी आगे तक चली गई थी, और कह रहा था कि अरे भाई, अरे मदद की जरूरत है तो बता। अब क्या होता है कि एक दो बार आवाज लगाता है, अब जब उसके पास आ जाता है ना, कुछ कम फासला रह जाता है, वो दोबारा बोलता है भाई मैं आपको कह रहा हूँ मदद चाहिए। वो आदमी उसकी तरफ देख के ऐसे सर हिलाता है, और अचानक से गायब। उसका चेहरा उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा था, बिल्कुल नॉर्मल चेहरा था, एक होगा आदमी को 40 बरस के आसपास का, और खून थोड़ा सा उसके बह रहा था, और जैसे आंखों में एक मदद की गुहार थी, बस वो थी। लेकिन ये सारी चीजें तो बाद में आती है, गायब कैसे हो गया। जब राहुल ये देखते हैं, बस उनको पता लग चुका था कि भाई ये तो सीन उल्टा है, और जल्दी से वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, और वो धुंध जो है वो फिर से ऐसे कोहरा सा आगे आ जाता है। अब ये बड़ी मुश्किल से डरते हुए अपने दोस्त को क्या उठाएं, गाड़ी आगे चलाते जा रहे थे, और कुछ समय बाद इनका घर आता है, तो उसको उठा के अपने
रखते हैं कमरे में और अपने मदर को बात बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ। दो चीज़ें हुई, एक तो ये धुंध वाला मुझे सीन समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ लोग कहेंगे कि धुंध नहीं होगी, वो विंडशील्ड के आगे जो एक कोहरा सा छा जाता है वाइपर करो, वो नहीं था, प्रॉपर धुंध थी, प्रॉपर धुंध। और जब उनकी माँ कहती, फिर वो कहती चलो कोई बात नहीं, देवता साथ हैं, भोले बाबा साथ हैं, हनुमान जी साथ हैं, कोई बात नहीं। और तो फिर उसको पता लगता है कि जो एक गाड़ी है कुछ ही पीछे, वो खाई से गिरी है और उसमें एक आदमी की डेथ हो गई, और उन्होंने फिर शायद ये अज्यूम किया कि वही होगा, क्योंकि जब बंदा ही गायब हो गया तो वो सच में इंसान तो होगा नहीं। अब ये कड़ी तो चलो हो गई, पता लग ही जाना था कि हाँ भी बंदे का ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन आज तक इनके जहन में वो बात है कि वो धुंध का रहस्य क्या था। ना कभी उनको पहले ऐसा कुछ महसूस हुआ और ना ही कभी उनको इस चीज़ का बाद में महसूस हुआ कि ऐसा कुछ है। तो ये फिनोमिना क्या था, वो इस चीज़ को समझने में बिल्कुल नाकाम है। और ये सवाल भी है, जैसा मैंने कहा, कि हमारे जो पहाड़ी राज्यों के व्यूअर्स हैं, कि कुछ ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है, और अगर हुआ है तो किसके साथ हुआ है, और अगर मतलब चलो बता पाएँ कि क्या कुछ ऐसा होता है, तो मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट्स में, और बाद में इस पर डिस्कस भी करेंगे। सो ये था आज का दूसरा किस्सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा बेहद पसंद आया होगा। और एक छोटा-सा और किस्सा है। ये एक छोटी-सी फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और ये ना एक कसौली में जाते हैं। अब इन्होंने ना जो होटल बताया, मैं ये किस्सा इसलिए बताने जा रहा हूँ, इस होटल का ताल्लुक मेरे से भी है। मतलब मैं भी कभी उस होटल में गया था, और जिस कमरे की ये बात कर रहे हैं ना, वो कमरा, जिस जो रूम मैंने लिया था उससे तीसरा कमरा था, मतलब लाइन वाइज तीसरा कमरा था। और वो ऐसा होटल था कि पहाड़ी के थोड़ा सा अंदर नीचे जाके था। जब हम गए थे तो तब काफ़ी बारिश वगैरह हो रही थी, और हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन जब मैंने अगले दिन वो देखा, मंजर देखा, तो सामने का मंजर तो बिल्कुल ठीक था। वहाँ पर बड़ा अच्छा सीनरी थी, लेकिन जो उस होटल के पीछे यानी कि ऊंचाई पर नज़र आ रहा था, वो थोड़ा सा अजीब था। वहाँ पर पीछे एक बहुत बड़ा खंडर था, और कुछ जले हुआ था, जैसे काला काला था, तो वो देखने में भी बड़ा बड़ा डरावना लगना था। और जो खंडर के हमारा कमरा था वो दूरी पर था। जिस कमरे की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जब डिटेल में बात हुई होटल की, तो फिर लोकेशन की बात, उन्होंने फोटो भी क्लिक की, तो उन्होंने एक वाइड एंगल भी क्लिक की। तो मैंने कहा था भाई ये रूम में मैं रुका था, और एक रूम छोड़ के आपका रूम ये है। और वो बताते हैं कि हम फैमिली के साथ गए थे, और हमें मतलब मजबूरी में लेना पड़ा। ऐसा नहीं था होटल ख़राब था, वो बड़ा अच्छा रूम था, आई थिंक महंगा भी काफ़ी था। तो दिक्कत ये थी कि हम थोड़ा सा नीचे की तरफ नहीं जाना चाहते थे, कि भाई मौसम तो चलो ठीक था, लेकिन अ, ऐसा लग रहा था कि हम पहाड़ी में जा रहे हैं। बट अभी क्या था कि अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमें लेना पड़ा रूम। और ये कहते हैं कि जब हम उस रूम में गए, सारी रात हमें ऐसा महसूस होता रहा कि कोई रो रहा है, मतलब एक नहीं कई लोग रो रहे हैं। और हमने पहले रिसेप्शन में इस बात की कंप्लेंट की। वेटर आया, और वेटर पता नहीं अब उसको सुन भी रहा होगा नहीं सुन रहा होगा, लेकिन उसने कहा हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, आपको क्या आवाज़ आ रही है। उसका ना सिर्फ एक वियर्ड चीज़ किया क्या थी कि उसके जो रूम के दूसरी तरफ एक ना छोटा सा गलियारा था। मुझे नहीं समझ लग रही थी कि उन्होंने इस गलियारे को क्यों बनाया। जब मैं गया था तब बारिश पड़ रही थी, तो बारिश की आवाज़ आती रही थी, मुझे तो कुछ ऐसा वियर्ड महसूस नहीं हुआ था। लेकिन उनका कहना है कि उनको काफ़ी ऐसी आवाज़ें आती रही कि कोई आसपास काफ़ी लोग रो रहे हैं, और हमने बड़ी परेशानी में रात गुजारी। हम सोच रहे थे कि अभी हम निकल जाएं, लेकिन रात के समय में कसौली कहाँ निकलेंगे। कसौली इतना बड़ा भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा होटल्स भी नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब उस होटल का मैं नाम भी लेने से रहा। तो ये कहते हैं कि हमने सारी रात ना वो जाग कर निकाली। हमारे बच्चे भी बड़े परेशान हुए, बच्चे भी रोना शुरू कर गए, हम रोकते रहे। और ये आवाज़ें ऐसी नहीं, बहुत ऊँची-ऊँची थी। एक होता है ना ऊँची आवाज़ हो तो फिर वो टॉलरेट नहीं होती, बंदा बाहर आ जाता है। वो ऐसी आवाज़ें थी कि बेयरली सुनी जा रही थी, और वो दिमाग को और परेशान कर रही थी। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज़ बार-बार नॉक करे और उसकी इंटेंसिटी बहुत लो, तो दिमाग उतना खर्च होता है, दिमाग उतना उसको फ़ोकस करने की कोशिश करता है, और जितना फ़ोकस करता है उतनी स्ट्रेस बढ़ती है। ये कारण था। तो इसकी वजह से बहुत परेशानी हुई, और फिर उसके बाद कहते हैं हमने तो भई वो होटल का काफ़ी गंदा रिव्यू दिया। मैंने कहा कि ऑल्दो भई मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, वो मुझे जो उसके पीछे स्ट्रक्चर थी वो कुछ अजीब लगी थी।
हो सकता है कि जो शायद इनका रूम था उस स्ट्रक्चर के साथ एडजॉइनिंग में था, तो उस स्ट्रक्चर में कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ हो, जैसे लग रहा था कि आग लगी हुई है और वहाँ पर तकरीबन शेड वगैरह भी, छत भी उड़ी हुई थी। तो माइट भी पॉसिबल कि उस तरफ से आवाज़ें आती हों, उसका इस होटल से कोई लेना देना ना हो और उस पर्टिकुलर रूम में उस आवाज़ों का आना ज़्यादा होता हो। तो ये था। अब मुझे, मैं तो काफ़ी समय पहले गया था, ये बात है 2000 अक्टूबर 2018 की बात है, मुझे इतना याद है। अक्टूबर होगा कुछ 5-7 अक्टूबर के आसपास। तो आज 8 साल हो चुके हैं। ये रिसेंटली गए हैं, 25 में ही गए हैं, तो अब क्या कह सकते हैं भाई, दिनों में ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। खैर, ये एक छोटा सा किस्सा था उनकी छोटी सी फैमिली का। अ, अब आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले मेंबरशिप बढ़ती जा रही है, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन अ, थोड़ा सा और पुश करते हैं, क्योंकि 50 का आंकड़ा पार हो चुका है और नेचुरली बात है 50 पार होगा तो अब 100 की सोचेंगे। और जल्दी ही 2-3 है मैंने वो भी शूट कर लिए हैं, उनको अपलोड करूँगा। और एक से बढ़कर एक किस्से होंगे, लेकिन उनको बाद में रिवील करेंगे। लेकिन जो भी है उसको तो हम सुन सकते हैं, मतलब आप सुन सकते हैं मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में, जहाँ पर लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो हिमाचल की, या फिर मुर्दों की ट्रेन, या फिर भूतों की बारात, या फिर एक ऐसा मंगेतर जो अपनी मंगेतर को परेशान कर रहा है, मतलब मर चुका है उसकी आत्मा। ऐसे कई किस्से हैं जो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप एक्स्ट्रा किस्से सुनना चाहते हैं अदर देन डेली किस्सों के, तो आपके लिए ये मेंबरशिप लेना ज़रूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन फ़ायदा होगा लेने में। सो उम्मीद करता हूँ कि आप विचार करेंगे और आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।